अस्सलामुअलैकुम, सुब्बा खैर, खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि आप सब जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। नाजरीन, रिश्ते हमारी जिंदगी का बहुत ही एक अहम हिस्सा होते हैं। कोई भी इंसान दूसरे इंसानों के साथ रिश्ता कायम किए बगैर नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। हमारे मुख्तलिफ इंसानों से मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं। मुझे लगता है कि रिश्तों की गहराई का ताल्लुक दो चीज़ों से होता है और वो दो चीज़ें होती हैं खून और ख्यालात। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं हम सबके जब खून मिलता हो या हमारे आपस के ख्यालात मिलते हो। अगर दोनों चीज़ें मुश्तरक ना हो तो इंसानी रिश्ते ज़्यादा गहरे नहीं हो पाते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम ख्याल लोगों के साथ ही हम ताल्लुक बनाएं, रिश्ता बनाया जाए और पुरसकून जिंदगी गुजारी जाए। क्योंकि जिन रिश्तों में ख्यालात ना मिलते हो वहाँ एक टसल और मुकाबलेबाजी रहती है जो आपका सुकून छीन लेती है। तो इसलिए रिश्ते बनाते हुए बहुत ही इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो आपसे कितनी उनकी मेंटालिटी मैच करती है, ख्यालात कितने मैच करते हैं, तभी आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए एक भरपूर और मुतवाज़न खुराक की ज़रूरत होती है और मुतवाज़न ग़िज़ा के लिए विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट समेत मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा का मुनासिब मकदार में होना बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। इंसानी जिस्म को तमाम अफ़ाल को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए कोलेस्ट्रोल की ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रोल कुदरती तौर पर खलियात में पाया जाता है और हार्मोन्स, विटामिन डी और चिकनाई को हजम करने वाले मवाद को बनाने में भी मदद देता है। जिस्म के लिए मुफीद होने के साथ साथ इसकी खून में इजाफी मिकदार हार्ट अटैक और स्ट्रोक समेत बहुत से खतरनाक अमराज का सबब भी बन सकती है। अगर आपका कोलेस्ट्रोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये शरियानों में जमा होकर अमराज़े कल्ब का सबब भी बन सकती है। नामुनासिब औकात में या गैर मुतवाज़न खुराक के इस्तेमाल की वजह से कोलेस्ट्रोल का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिस्म में कोलेस्ट्रोल लेवल बरकरार रखने के लिए किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और किन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नासिर, हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आयशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, पहले तो हमें बताइए कोलेस्ट्रोल होता क्या है और इसका बढ़ना हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे सेल्स की बुनियादी फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है। आप कह सकते हैं ये एक ऐसा वैक्स टाइप दिखने वाला सब्सटेंस है, वैक्स टाइप दिखने वाली ये चीज़ है जो कि हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारी जिस्म के सही काम करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन अगर ये अपनी एक ख़ास मकदार से ऊपर चला जाए, बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा अगर ये हो जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाता है, जिसमें जैसे आपने नाम लिया स्ट्रोक आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला, कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो जाता है तो हार्ट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट कर देता है। इसको एक ख़ास रेंज में रखने के लिए हमें कुछ डाइट का इस्तेमाल करना होता है जो इसको एक ख़ास रेंज के अंदर रखती है। सबसे पहले तो ये कि बढ़ता क्यों है, हम वो देख लेते हैं। बढ़ता ये इसलिए हमारी डाइट में अगर गलत किस्म का ऑयल है, गलत किस्म के ऑयल से क्या मुराद है, हमारे यहाँ एक बड़ी प्रैक्टिस है कि एक ही कढ़ाई में हमने तेल रखा होता है जिसमें हम पूरा रमजान पकौड़े तलते हैं और उसके बाद उसको ढक के फिर रख देते हैं कि अब अगले महीने जब फ्राइंग की जरूरत होगी तो हम इसी का इस्तेमाल करते रहेंगे। एक ही खास तरह का तेल का बार बार इस्तेमाल करना कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह बन जाता है। ठीक है। इसी तरह जो हम बाहर से चीजें ला कर खाते हैं, जंक फूड, वो क्यों कोलेस्ट्रॉल की वजह बनती है? जब हम अपने ही घरों में ऑयल चेंज नहीं करते क्योंकि ऑयल महंगा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर के पकौड़े, समोसे, जो बाहर का बर्गर आप खा रहे हैं वो उन चीजों में बना होगा जिसमें ऑयल बार बार चेंज किया गया है। बाहर के फ्राइज या बाहर की जितनी तली हुई चीजें हैं वो सेम ही ऑयल में इस्तेमाल की जाती हैं। हम बाहर से एक सिंपल चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, शवारमा या अंडा बर्गर, वो हम जब बाहर से लेते हैं, आप देखें एक बड़े से तवे पे उन्होंने बर्गर रखे होते हैं, अंडे बना रहे होते हैं, शाम को वो जितना ऑयल बचता है उसको बोतल में डालते हैं दोबारा और फिर घर चले जाते हैं। लिए अब वो ऑयल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की वजह बनेगा। तो हमारे पास जितना, क्योंकि हम देखिए मुनीबा, हम कोई बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क तो है नहीं, हम हमारी जो 40-50 रुपए वाली चीज़ है उसको बनाने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो इंतहाई बुरी क्वालिटी का होता है। जितने पैकेट आइटम्स हैं, बिस्किट्स हो गए, 10 रुपए का आपको बिस्किट मिल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट, तो उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा ब्रांडेड ऑयल यूज करेंगे? अब गलत किस्म के ऑयल का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की बड़ी वजह है। अच्छा। दूसरा बड़ी वजह ये आती है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हमने ऑयल खाया तो उतना ही जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको हजम ही नहीं कर रहे। एक ही सोफे पे बैठे हुए पूरा दिन,
कुछ लोग अब कुछ जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, वो लोग हो गए, नर्सेज हो गई, जिनका काम है उन्होंने बेचारों ने एक ही जगह बैठ के करना है ना। नर्सेज तो फिर वार्ड के राउंड लगा के नाइट शिफ्ट में आके बैठ गई, लेकिन जिन्होंने एक कुर्सी पे बैठे रहना है वो ऑयल खा तो उतना ही रहे हैं जितनी उन्हें ज़रूरत है, लेकिन वो उसको हजम नहीं कर पा रहे। ये दूसरा बड़ा हमारे पास फैक्टर आ जाता है। तीसरा बड़ा फैक्टर ये आता है कि हमारा लो क्वालिटी ऑयल तो ज़्यादा है, हाई क्वालिटी ऑयल। हाई क्वालिटी ऑयल से मुराद ये है ओमेगा 3 जैसे बादाम, अखरोट, तुख्मे दाऊदी, तुख मलंगा, जो सीड्स हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के सीड्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सूरजमुखी के बीज हमें एज अ स्नैक चबा के खाने चाहिए। कितने लोग करते हैं? तो हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, लेकिन अनहेल्दी ऑयल का कुकिंग में या दूसरी तरह से हम इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की वजह बनती हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का डाइट में ना होना, या होना तो फ्राइज की फॉर्म के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल कर लेना, या उन्हें तल के पका के, या उनको ज्यादा पका भी देते हैं, उसमें से भी उसकी साइड न्यूट्रिएंट वैल्यू निकल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारी वो प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की वजह बनती है। एक और जो बड़ा फैक्टर है, हमें सुकून खाने को देख के तब आता है जब उसके ऊपर ऑयल तैर रहा होता है। डोंगे के अंदर अगर ऑयल ऊपर आपको तैरता हुआ नजर आ रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल को डेफिनेटली बढ़ाएगा। खाने की खूबसूरती ये है कि खाने के ऊपर ऑयल नजर ना आए। खूबसूरती है, हम लोग यूं चम्मच घुमा के अंदर से निकाल रहे होते हैं सालन, बेहतर ये है उसके ऊपर जो है वो ऑयल नजर ना आए। जितना आप ऑयल उसके अंदर डाल रहे हैं ये उतना हमारी सेहत के लिए अनहेल्दी हो रहा है। फिर उसको चर्बी में पकाना, बहुत सारे लोग उसको चर्बी में पकाते हैं। दुम्बा, हम लोग कहते हैं दुम्बा तो अपनी चर्बी। आगे तो ईद उल अजहा भी आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये कोलेस्ट्रॉल का मसला ज्यादा भी जो बढ़ता है वो ईद के बाद ही बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, उसको साफ करके इस्तेमाल करें। चर्बी में अगर आप पका रहे हैं, वो चर्बी आपके अंदर जाके भी चर्बी बनने वाली है। तो बहुत कम हद तक 1 टेबलस्पून तक आप सैचुरेटेड फैट यानी कि ये चर्बी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली बढ़ेगा। फिर आयशा, ये चीज़ें तो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई हुई हैं, फास्ट फूड और ये ऑयली चीज़ें, फ्राइंग चीज़ें खाना, तो किस तरह की चीज़ें फिर खाएं? मतलब फास्ट फूड को अगर हमने तर्क करना है तो किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें कि जिससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बरकरार रखें? देखिए, बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस हैं। अभी हम बात कर रहे थे फ्राइज की। मैं ये नहीं कह रही आपने आलू नहीं खाना, आप उसको बेक करके खा लें। आजकल एयर फ्रायर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। हम लोग जितने पैसे बाहर के खानों पे लगाते हैं, एयर फ्रायर नो डाउट महंगा है, 20-25 हज़ार का आता है, काम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जहां हम सेविंग्स करके और बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, हम महंगे महंगे फोन खरीदते हैं सेविंग्स करके, तो वहाँ एक अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा घर है जहाँ पे आईफोन नहीं आता, आईफोन लाखों में आता है। तो वहीं से आप देख लें कि 20,000 की हम चीज़ नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। प्रायोरिटी डिफरेंट है ना। अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी के ऊपर अगर आप लेकर आएंगे, अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, तो ही मसले मसाइल जो हैं वो हल होंगे। सबसे पहला ये है कि जहां आपके पास ऑप्शन है कि आपने फ्राई करना है, आप उसको बेक कर लें, ग्रिल कर लें, या कम से कम ऑयल में उसको स्टीम किया जा सकता है, पानी में उसको पकाया जा सकता है, जितनी चीज़ें हो जाएं। और जो बगैर ऑयल के जिनका गुजारा ही नहीं है, उन्हें फिर आप एयर फ्राई के अंदर बना लें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पकाए बगैर कच्ची सब्जियां दिन में 7 कप खानी है। हम 7 कप खानी है, हम तो 1 कप नहीं खाते आयशा। ऐसा ही है, तकरीबन आपको हर खाने के साथ 1 पाव सब्जी का इस्तेमाल करना है। अच्छा। जो कि हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। और छिलके के साथ करना है। छिलका उतार के फाइबर जो है वो कम रह जाता है। बेहतर यह है कि आप छिलके के साथ, जैसे खीरे हो गए, गाजर हो गए, अच्छे से वॉश करके उनको छिलके के साथ इस्तेमाल करें। या सेब है, जितने हमारे पास फ्रूट्स भी आ जाते हैं उनका इस्तेमाल भी छिलके के साथ किया जाए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल डाइट के अंदर ज़्यादा करें। दूध है या दही है तो उसके ऊपर से मलाई उतार दें। लो फैट योगर्ट इस्तेमाल करना है। डेयरी इनफैक्ट आपने लो फैट ही इस्तेमाल करनी है। चीज़ भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लो फैट। वहीं पे बात आ गई कि बाहर के खानों में जो हम चीज़ ऐड ऑन कराते हैं तो हमें नहीं पता उस चीज़ की क्वालिटी क्या होती है। नट्स बहुत अच्छे हैं कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आने में। अब नट्स भी हर कोई अफोर्ड नहीं करता। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा गर्मियों के मौसम में भी नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आप डेली अफोर्ड करते हैं तो डेली इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन आयशा, लोग कहते हैं गर्मियों में नहीं खाने चाहिए नट्स, ये सिर्फ नट्स या फिश जो है ये हम सिर्फ सर्दियों के सौगात है, सिर्फ सर्दियों में खाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। ठंडा गर्म मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं इधर बैठ के अभी 1 किलो मछली खा जाऊंगी तो वाकई मुझे उसके साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं अपनी हथेली के बराबर मछली खाऊंगी तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। नट्स हैं, 7 बादाम अगर मैं दिन के ले लेती हूँ तो वो स्पेशली बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बड़ों में वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करते हैं।
सो दिन के 7 बादाम आप जरूर खाएं। अगर आपको शक है कि ये गर्म होते हैं, कोई बात नहीं, तुख मलंगे का इस्तेमाल कर लें। तुख मलंगा तो ठंडा है। हाँ। 1 चाय का चम्मच तुख मलंगा पानी में भिगो के रखते हैं, जब वो फूल जाए तो फिर आपने उसको किसी ड्रिंक में इस्तेमाल कर लेना है। जैसे स्कंजवीन हर घर में बन रही है आजकल, बहुत सारी समर ड्रिंक्स जो है वो घरों में बनती है, आप उसके अंदर फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सीड्स यानी कि बीज का इस्तेमाल जरूर करना है। नट्स का इस्तेमाल जितना हो सके करना है। घर के अंदर कुकिंग ऑयल हेल्दी होना चाहिए। कॉर्न ऑयल बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ऑलिव ऑयल हर कोई अफोर्ड नहीं करता। इस चीज को हम भी समझते हैं कि ऑलिव ऑयल हर कोई अफोर्ड नहीं करता। चले सरसों का तेल तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एग्जैक्टली। अब मुनीबा, सरसों के तेल में क्या मसला आता है कि हम लोग उसको इतना पकाते हैं ताकि उसकी स्मेल चली जाए। हाँ। अब जब उसको आप ओवर कुक कर रहे हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, उसके फायदे सारे जाया हो गए, नुकसानात सारे शुरू हो गए। उसको ओवर कुक करके नहीं, बस कम से कम डालें ताकि आपको उसकी स्मेल ही ना आए। खाने के ऊपर ऑयल को जरूरत से ज्यादा डालने का कोई फायदा नहीं है, जब तक हमें वो ऑयल नजर नहीं आएगा हम सेटिस्फाइड होते ही नहीं है कि शायद हमारा खाना अच्छा पका ही नहीं है। दूसरा, अगर खाना है खाना तो हम कितनी मिकदार में खाएं, ये भी डिपेंड करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने पे। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप जरूरत से ज्यादा कोई चीज खाएंगे तो जाहिर है आपका वेट बढ़ेगा। अगर आपका वेट बढ़ा है तो कोलेस्ट्रॉल जाहिर है बढ़ रहा है आपका। खाने को मॉडरेट अमाउंट में खाना है। अब मॉडरेट अमाउंट से क्या मुराद है कि जैसे हम लोग नाश्ते में पराठा खाते हैं, दोपहर के खाने में 2 रोटियां, रात के खाने में फिर 2 रोटियां। इतनी रोटियां बर्न कहाँ होनी है, वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। दिन में अगर आपने रोटी खानी है, एक आम बंदे को 2 से 3 छोटे साइज की 7 इंच की रोटियां खानी है, ठीक है। 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं। और पराठे का इस्तेमाल सिर्फ 1 टेबलस्पून देसी घी के साथ करना है। लेकिन जब तक हम पराठे को देखें वो पूरा कह लें कि उसमें से ऑयल ना निकल रहा हो, हमें तस्कीन नहीं मिलती। जैसे मैंने बताया कि खाने की खूबसूरती है ऊपर ऑयल ना है, पराठे की खूबसूरती है कि जब आपने पराठा खाया आपको हाथ ना साफ करने पड़े, इतना कम उसके ऊपर ऑयल हो कि आपको हाथ ना अपने साफ करने पड़े, तो ये हेल्दी पराठा है। बट जाहिर है हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि हम लोग बहुत ज्यादा फ्राइड चीजों को प्रेफर करते हैं। अगर आप अपना खाना ही कंट्रोल कर लेते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मुतवाज़िन मिक़दार में खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के मसले काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले ज़रूर खाना है। और बहुत से लोग अंडों का भी इस्तेमाल करते हैं, वो कितने मिकदार में करना चाहिए? दिन में कितने अंडे खा लेने चाहिए? दिन में 1 अंडा इस्तेमाल करना है। जो लोग जिम कर रहे होते हैं अक्सर वो बहुत ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो योग वैसे फेंक देते हैं। हाँ। सारी ग़िज़ाइयत उसकी योग के अंदर है। मैं मानती हूँ उसकी योग के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन उसकी योग के अंदर ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा। आप योग ना फेंके उसकी, बस उसका इस्तेमाल दिन में 1 अंडा, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो फिर इस केस में कुछ अरसे के लिए योग छोड़ दें, लेकिन योग जो है वो वैसे गुड कोलेस्ट्रॉल है, आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। दिन में 1 अंडा इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे डाइटिंग पे एक डाइट आ जाती है, जैसे ख़वातीन जो है वो खुद से देख के कोई डाइट करती हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा अंडे खा रही होती हैं, उसमें फिर कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ने का डर है। और इसी तरह एक कीटो डाइट बहुत ज्यादा ट्रेंड में आई हुई है। फुल क्रैश डाइट आजकल बहुत ज्यादा लड़कियां कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही कीटो एक बहुत ज्यादा ट्रेंड बन गया। कीटो के बाद भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ते देखा गया। एक इंडियन एक्ट्रेस की भी डेथ जो है वो कीटो की वजह से हुई थी। अच्छा। उनकी किडनी भी फेल हो गई थी और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था। तो कीटो की अगर आप मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करते, बहुत एक्सपर्ट तरीके से उसको लेके नहीं चलते, खुद से लेके चलते हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो डबल हो जाते हैं। अच्छा, मतलब ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है अगर हम खुद से कर ले, या फिर कोई न्यूट्रिशनिस्ट इतनी सलाहियत ना रखती हो, अगर उसके पास चले जाएं तो फिर भी हो सकता है। क्या मीठी चीज़ें खाने से भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है कि नहीं? गुलाब जामुन खाने से तो बिल्कुल बढ़ता है। देखिए हमारे यहाँ मीठी चीज़ों में ज़्यादा कौन सी इस्तेमाल होती है? मिठाई, जो कि हर एक की दस्तरस के अंदर है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डिजर्ट्स या बहुत ज़्यादा पुडिंग्स का हमारे यहाँ ट्रेंड भी नहीं है, कल्चर भी नहीं है, और एक आम बंदे की वो दस्तरस पे भी नहीं है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का 400 रुपए का इतना सा स्लाइस लेकर खाएगा। तो जो ज्यादा इस्तेमाल होती है वो बर्फियां, मिठाइयां, जलेबियां और ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन। जलेबियां तो उसी ऑयल में बन रही होती हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह ये सब चीजें भी इंतहाई गैर मयारी ऑयल के साथ बनाई जाती हैं। बहुत सारी बेकरीज क्लेम करती हैं कि वो देसी घी के अंदर मिठाई बनाती हैं। अब देसी घी का भी तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए बुरा है। मैं ये नहीं कह रही वो गलत क्लेम करती हैं, उनकी बात अल्लाह ताला जानते हैं कि वो देसी घी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, मगर देसी घी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। एक आम बंदे को एक वक्त के खाने में 1 टीस्पून देसी घी चाहिए।
ठीक है। अगर आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोपहर के खाने में 1 टीस्पून से ज्यादा ना हो। अब मिठाई का अगर हम एक टुकड़ा खा लेते हैं इतना सा, तो उसमें 3 से 4 टीस्पून तो डले हुए हैं। बिल्कुल, मिठाई तो बनती ही घी और चीनी से है। दोनों चीजें वजन बढ़ाएंगी। घी जो है वो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर चीनी की वजह से वजन बढ़ गया तो ज़ाहिर है उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका बढ़ जाएगा। मीठे का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने हिसाब ये रखना है कि दिन की 120 कैलोरीज आप मीठे से लें। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप मीठे का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। कोशिश करें कि जो आप मीठा इस्तेमाल करें वो आप घर में बना लें। जैसे खीर हम घर में बना सकते हैं, एटलीस्ट आपको गारंटी तो है कि आपने किस तरह की क्वालिटी की चीज़ बनाई है। आप लो फैट डेयरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लो फैट दूध के अंदर खीर घर में बना सकते हैं। चीनी की बजाय कोशिश करें कि उसके अंदर आप शक्कर का इस्तेमाल कर लें, थोड़े से अपने टेस्ट बड्स को डेवलप करें। अब बाहर से जो आप मीठा लेकर आते हैं, चाहे आप 400 रुपए का इतना सा स्लाइस भी लेकर आए, आपको नहीं पता उसमें क्या क्या डाला गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जहाँ पे आपको गारंटी नहीं है कि चीज़ कौन से ऑयल में बनाई गई है या एक ही ऑयल बार बार तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, उस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। और जितनी हमारे पास पैकेट की आइटम्स आती हैं, जैसे क्रिस्प हो गए, बिस्किट हो गए, निम्को हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और एक और चीज़ के जो दूसरी फैमिलीज़ हैं जो थोड़ा सा मतवसत तबका है, वो तो फिर चलो पैकेट के निम्को इस्तेमाल करता है। जो हमारी थोड़ी सी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आ जाती है, वो इस्तेमाल करते हैं खुली वाली। एग्जैक्टली। वो वैसे बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है और वो इंतहाई, उसकी तो गारंटी है कि वो इंतहाई गलत ऑयल के अंदर बनाई गई है। चलो पैकेट पे तो फिर एक चेक एंड बैलेंस है, पंजाब फूड अथॉरिटी छापा मार सकती है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर किस किस्म का ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। जो खुली निम्को या खुले चिप्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन पे गारंटी नहीं होती फिर कि वो किस तरह के ऑयल में बने। और इस चीज़ों से और इन चीज़ों से बल्कि आपको इज्तनाब करना चाहिए। दूसरा मुझे बताइएगा, आजकल कहवों का बहुत ज़्यादा रवाज आ गया हुआ है, तो क्या इससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है? बिल्कुल। सुबह उठ के अगर आप अदरक का कहवा पीते हैं, या आप अदरक का 1 इंच का टुकड़ा मुंह में रख के चबाते हैं, चबाना ज्यादा बेहतर है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अदरक का कहवा भी बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह सिनेमन वेट लॉस में हेल्प करती है, दालचीनी वेट लॉस में हेल्प करती है। जब वेट लॉस या बेली फैट आपका कम होना शुरू हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली आपका कम होना शुरू हो जाएगा। आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ है बेली फैट। खवातीन में यूजुअली आता है हिप्स पे फैट, थाइस पे, वो इतना खतरनाक नहीं है। मर्द हजरात में यूजुअली आता है जिसे हम कहते हैं मटके की शक्ल का फैट, पेट पे ऐसे लग रहा होता है जैसे पॉट पड़ा हुआ है, मटका पड़ा हुआ है। ये कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। मतलब इस तरह का अगर फैट है, एब्डोमेन पे फैट है, पेट पे फैट है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की अलामत हो सकता है। तो इस केस में फिर आपने अपना वजन कम करना है। सिनेमन इस्तेमाल की जा सकती है, अदरक का कहवा इस्तेमाल किया जा सकता है, लहसुन के 2 जव्वे जिसको कहते हैं वो मुंह में रख के चबा लें, वो भी कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। शहद का इस्तेमाल जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल को, अगर खालिश शहद है, सुबह उठ के पानी को नीम गर्म करें, उसके अंदर थोड़ा सा लीमू और थोड़ा सा शहद डाल के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी खालिश शहद, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो आती है वो आती है चिया सीड्स, तुख्मे दाऊदी कहते हैं। ठीक है। ये कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। आपने 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स रात को भिगो के रख देने हैं, सुबह उठ के 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर वो शामिल करके वो पीना है। ये कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने के लिए इंतहाई फायदेमंद है। चिया सीड्स हो गए, और जो लोग चिया सीड्स अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि चिया सीड्स 1 पाव आते हैं तकरीबन 1300 से 1500। अच्छा, महंगे हैं। बिल्कुल। जो लोग इन्हें अफोर्ड नहीं करते वो फिर तुख मलंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच तुख मलंगा या तो सुबह उठ के निहार मुंह ले लें या दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर लें। सबसे ज्यादा कहवों से भी ज्यादा इफेक्टिव ये चीज। और वैसे भी आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है और इस तरह की चीजें खाने से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बरकरार रहेगा। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई और आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, और आपको भी पता चल गया है कि आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को किस तरह बरकरार रखना है, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल बिल्कुल ही कम कर देना है, तभी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या आपकी सेहत है वो अच्छी रह सकती है। और भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से, जिसके मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर को दरपेश मसाइल में से एक अहम मसला बेहंगम ट्रैफिक का है।
आप पाकिस्तान की सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स का मुशाहिदा करें तो आपको लगेगा कि 99% लोग गाड़ी चलाने के असूलों से नाआशना हैं। लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते रहे हैं। जब भी लाहौर पुलिस का चीफ तब्दील होता है तो एक नई पॉलिसी की गूंज सुनाई देती है, लेकिन ट्रैफिक के मसाइल जूं के तूं बरकरार रहते हैं। गुज़श्ता चीफ के दौर में जुर्माने बढ़ाने की तजावीज़ आई तो नए CTO की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मुअत्तल करने का फैसला सामने आया है। लाहौर में ट्रैफिक मसाइल की एक बड़ी वजह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और नाजायज तजावुजात हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम मसला जिसके हवाले से हमने शहरियों की जानिब से बहुत शिकायत सुनी है, वो ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से शहरियों के साथ बदतमीजी और तशद्दुद के बढ़ते वाकयात हैं। इन वाकयात की वजूहात क्या हैं और इनको हल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस के नए चीफ हैं सैयद मुंतजर मेहदी। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। सर, आपने आते ही वन वे की खिलाफ वर्जी पर चलान मुहिम और उसके बाद जो 9 उम्र अफराद हैं उनका लाइसेंस बगैर लाइसेंस जो है ट्रांसपोर्ट चलाना, उसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है, चलान मुहिम शुरू कर दिया। अभी तक उसमें कितनी आपको कामयाबी हासिल हुई है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मुहिम जा रही है। पहले तो सबसे पहले आके मेरा पर्पस ये था कि जो शहरी हैं हमारे, उनकी जान की हिफाजत की जाए। ठीक है। 2 ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट हुई। एक तो वन वे की खिलाफ वर्जी थी जिसमें शहरी अपनी जान ज़ाया कर रहे थे, और दूसरा ये था कि 9 उम्र ड्राइवर जो फिर रहे हैं, वो जिसके साथ एक्सीडेंट कर रहे हैं एक्चुअली उसकी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और अपनी जान तो खतरे में डाल रहे हैं। तो हमने ये 2 काम जो है वो फौरी तौर पे शुरू किए। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि 6 दिन में तकरीबन 20,000 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। अच्छा। और उससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि ये अवेयरनेस फौरी तौर पे जा रही है अवाम में कि हमने ये 2 काम नहीं करने। मोस्टली जो वन वे की खिलाफ वर्जी होती है वो ब्लाइंड मोड होते हैं बिल्कुल, जिसमें सामने आने वाले को पता नहीं चलता, उसकी गलती नहीं होती और उसमें किसी शहरी की जान ज़ाया हो जाती है। तो इसमें हमें खातिर खा कामयाबी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो कम हुई है। इसी तरह एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम गौर कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं वो ये है कि जो शहरी हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल्स को चलाते हैं, ठीक है, तो उनका जब एक्सीडेंट होता है तो वो एक्चुअली छोटा मोटा गिरना भी फेटल एक्सीडेंट में तब्दील हो सकता है। तो हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि पहले तो हम कीमती जानों के ज़िया को बचाएं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी हो रही है। और सर, हम दूसरा देखते हैं कि ये जो चिंची रिक्शे और रिक्शे चलाते हैं, मोटरसाइकिलें जो लोग चलाते हैं, वो खासतौर पर नौजवान नस्ल होती है जो बगैर लाइसेंस के चला रहे होते हैं। तो सिर्फ खाली क्या चलान करना काफ़ी है? क्योंकि ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल काफ़ी नहीं है। एक्चुअली इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। हम ये अवेयरनेस कैंपेन्स को चलाते रहते हैं और चला भी रहे हैं कि वालिदैन को, आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर हम कैंपेन चला रहे हैं कि वालिदैन को अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को बगैर हेलमेट के या बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल को ना दें। बहरहाल ये टेंडेंसी चल रही है और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हमारा फ़र्ज़ है और हम करेंगे इंशाल्लाह। और हम किसी को अपनी जान ज़ाया करने की इजाज़त नहीं देंगे, हम किसी को खुदकुशी की इजाज़त नहीं देंगे। सर, आप लाहौरी हैं और क्या समझते हैं लाहौरी क्यों नहीं कवानीन की पासदारी करते? क्यों कवानीन को तोड़ते हुए उनके तस्कीन मिलती है क्या? मैं भी लाहौरी हूँ। अब लाहौरी जो है वो मैं बल्कि ये कहता हूँ कि लाहौरी जहाँ पे रश होता है, बाकी सारी दुनिया में ये लोग करते हैं कि जहाँ पे रश है वहाँ से दूर भागते हैं, और हम लाहौरी इस किस्म के हैं कि हमें पता हो कि कहीं पे रश है, कहीं पे मेला लगा हुआ है तो हम उस तरफ भागते हैं। हाँ। और बल्कि ये तो बड़ा कहा जाता है ना कि अगर ट्रांसफार्मर भी ठीक हो रहा हो तो उसके नीचे 200 बंदा वैसे ही खड़ा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ छोटा मोटा सा रोड पे एक्सीडेंट हुआ होता है साइड पे, और कुछ 100-200 मोटरसाइकिल वाले खड़े होकर ऐसे देख रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना शायद सीटीओ के लिए मुमकिन नहीं है। इसको बेहतर ज़रूर बनाया जा सकता है। अच्छा। कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए हम उसको बेहतर ज़रूर बना सकें, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर बनाएं और बेहतरी हो भी रही है। सर, लॉ तो है, हमने देखा है, कानून मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद होना और इम्प्लीमेंटेशन में कमज़ोरी है। कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से लोग जो है इस पे अमल दरामद नहीं करते। जी, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है वो ये है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक लॉज इतने ज़्यादा सख्त नहीं है। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि वन वे की वायलेशन आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ से राइट वे पे गाड़ी आ रही है, उसके साथ टकराते हैं और खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता है,
इसमें जो सज़ा है मैक्सिमम वो ये है कि आपको 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। शायद 200 रुपये का जुर्माना होना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई शहरी इस पे तो ख्याल कर सकता है कि मेरी जान जा सकती है। शायद 200 रुपये की खातिर वो लॉ को अवॉइड नहीं करेगा। दूसरा, हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट सिस्टम है सारी दुनिया में कि आपका लाइसेंस जो है वो 10 पॉइंट्स अगर आपने कर लिए 3 पॉइंट्स कट जाएंगे, अगर आपने डेंजरस एक्ट किया या 4 पॉइंट्स कट जाएंगे। इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। ज़रूरत इस समझ की है कि इन लॉज को मज़ीद स्ट्रिक्ट बनाया जाए, क्योंकि ये है कि सबके ऊपर इस तरह से एजुकेट करना शायद मुमकिन नहीं है। थोड़ी सी स्टेट लॉज के अंदर स्टेट रिट जब इन्फोर्स होती है तो सारे शहरियों को फ़ायदा होता है। बिल्कुल। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो शहरियों का कोई नुकसान होता है, उसमें जनरल पब्लिक का फ़ायदा ही होता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा इंशाल्लाह गवर्नमेंट को लिखूँगा कि इन लॉज को थोड़ा सा सख्त किया जाए, ताकि अगर किसी का चालान हो तो वो नेक्स्ट टाइम उस तरह की गलती ना करे। दूसरा सर, हमने देखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जो वार्डन्स को टारगेट दिया गया है वो है 3 अरब 60 करोड़ रुपए के चालान का टारगेट दिया गया है। तो ये टारगेट का मकसद ट्रैफिक कवानीन को या ट्रैफिक की बहाव को बेहतर बनाना है, यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा करना? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक क्वेश्चन किया। मैं इस क्वेश्चन को इसका जवाब देना चाहता था और हर फोरम पे दे भी रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ी मिसपरसेप्शन है और आई डोंट नो ये कहाँ से आई है और ये मेरे से बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है। मैं अपने शहरियों को बिल्कुल पूरे वसूख के साथ ये बता देना चाहता हूँ कि किसी किस्म का कोई टारगेट नहीं है। ठीक है। टारगेट सिर्फ मेरी तरफ से एक है कि हमने परफॉर्मेंस को अपनी बेहतर बनाना है। मेरी तरफ से वार्डन्स को हमारे 3 टारगेट्स हैं। अच्छा। नंबर 1 ये है कि हमारे शहरियों के साथ किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में बदतमीजी, बदजुबानी, बदकलामी नहीं की जाएगी। ठीक है। किसी भी सूरत में हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। हमारे पास लॉ मौजूद है, हमने कार्रवाई करनी लॉ के मुताबिक और चलान करना है, वट जो उस वक्त मौके पे वो डिसाइड करेगा। बदकलामी की जाती है। नंबर 2 किसी भी सूरत में करप्शन की जाती है। और नंबर 3 ये है कि अगर हमारा वार्डन देखता है कि किसी जगह पे ट्रैफिक के अंदर मसाइल पैदा हुए हैं और उसको आराम करने की जाती है, आराम वो उसी सूरत में कर सकता है अगर ट्रैफिक का फ्लो बिल्कुल ठीक है, जिस एरिया के अंदर उसको लगाया गया वहाँ पे ट्रैफिक ठीक चल रही है, ही कैन टेक रेस्ट। वो 8 घंटे धूप में मुसलसल खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो देख रहा है कि ट्रैफिक ठीक चल रही है तो वो आराम से बैठ सकता है। अगर उसको लगता है कि चाहे जितना भी टेम्परेचर है, कुछ भी है, आंधी आ रही है, तूफान है, बारिश है, गर्मी है, वटेवर, लेकिन अगर उसका चौक, उसकी वो रोड जहाँ पे उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है, अगर वो ठीक नहीं चल रही तो आराम उस पर हराम है। ठीक है। और अगर इस तरह की इन पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो फिर उन वार्डन्स के खिलाफ कार्रवाई? जी डेफिनेटली कार्रवाई की भी जा रही है और की जाएगी भी, और हर तरीके से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सेफ सिटी के कैमरास के जरिए की जा रही है। ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स मौजूद हैं। ठीक है। और सर्टनली हम लोग जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा रोड्स के ऊपर। बाकी ये टारगेट्स वाली बात आई डोंट नो कहाँ से चल रही है और ये बहुत मशहूर होगी कि हमें कोई टारगेट दिया गया। मैं पूरे वसूख से बात कह सकता हूँ कि ना मेरी चेन ऑफ कमांड की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से मुझे किसी किस्म का कोई टारगेट नहीं दिया। तो सर, आप नए चीफ हैं और आपसे पहले भी जो चीफ आते थे वो एक नई पॉलिसीज लेकर आते थे, अपने कवानीन लेकर आते थे। तो आपकी पॉलिसीज क्या हैं? आप किस पे ज्यादा अमल दरामद करवाना चाह रहे हैं? देखिए, बड़ा सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। तकरीरें तो जितनी मर्जी कर लें और ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा सिर्फ 3 टारगेट। ठीक है। शहरियों के साथ बदकलामी नहीं करनी, करप्शन नहीं करनी और अपने एरिया ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी हिफाजत करनी। उसके अंदर ट्रैफिक के फ्लो को यकीनी बनाना है। ये हमारे 3 टारगेट्स हैं, यही हमारी पॉलिसी है और इसी के ऊपर हमने चलना, इसी के ऊपर ही काम करेंगे और इकदाम उठाए जाएंगे। तो सर, हमारी जिस तरह बेहंगम ट्रैफिक है लाहौर की, हमने देखा है, आप भी मॉनिटर करते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इतने वार्डन्स मौजूद हैं कि इस तरह की बेहंगम ट्रैफिक को और 1.5 करोड़ आबादी को हम लोग कंट्रोल कर सकें। देखिए, आपके क्वेश्चन के 2 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके 3 बेसिकली एक ट्रायंगल है जिस पे 3 लोग बैठे हुए हैं। एक पे ट्रैफिक पुलिस है, एक पे अवाम है और एक पे गवर्नमेंट और उसके अदारे। ठीक है। सारा का सारा बर्डन जो है वो अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक पुलिस पे आ जाता है। इसमें सबको अपना अपना रोल प्ले करना है। ट्रैफिक पुलिस का काम ये है कि ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाना, ट्रैफिक लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करना और जहाँ पे वायलेशंस हो रही हैं उसकी सर्जनिश करना किसी भी हवाले से, चलान के ज़रिए, जो भी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उसमें से किसी का काम है सड़कों को ठीक करना, किसी का काम है पानी को निकालना, किसी का काम है इंक्रोचमेंट को हटाना, किसी का काम है कि कोई
गड़े पड़ गए हैं, रोड रिपेयर्स हैं, सारा कुछ है, रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, इशारे ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कहाँ पे साइनेज होनी या नहीं होनी, ये बाकी महकमे का काम है। इसमें जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे शहरियों के ऊपर आती है। अगर शहरी अपनी शहरी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस का काम बहुत आसान हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि अगर कहीं पे वार्डन नहीं खड़ा हुआ तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। अगर हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है तो हमें लॉ को तोड़ने की इजाज़त है। ये हमारी है अंडरस्टैंडिंग जो हम करते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या कह रही है? ट्रैफिक पुलिस ये कह रही है कि आप लॉज की पासदारी करें ताकि आपका टाइम बच सके और अबव ऑल आपकी ज़िंदगी बच सके। हम अपने शहर का, अपने मुल्क का इमेज ओवरऑल बेहतर कर सकें, हम ये कह रहे हैं। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ ये समझा जा रहा है शहरियों की तरफ से, मैं मेजॉरिटी ऑफ शहरियों की बात नहीं कर रहा, हमारे लाहौरी जितना भी आप उनको कहें ज़राह मजाक, लेकिन दे आर जनरली दे आर लॉ अबाइडिंग और वो अच्छे लोग हैं। और वो आप अगर इशारे पे खड़े हो तो 100 लोग अगर रेड लाइट पे खड़े हुए हैं और जंप नहीं कर रहे और एक बंदा जंप कर रहा है तो हम तमाम शहरियों को मूर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। वो एक बंदा जब ट्रैफिक इशारा जंप करता है, कोई राइट वे में आते हुए उसको हिट करता है तो वो एक प्रॉब्लम है जिसको हम फेस करते हैं, लेकिन उसके मूर्द इल्ज़ाम पूरी की पूरी सोसाइटी नहीं है। जनरली वी आर गुड पीपल, हम तमाम के तमाम अच्छे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। एक बंदा रॉन्ग वे से जाता है और जाके पूरी ट्रैफिक को फंसा देता है। 20 गाड़ियाँ राइट वे पे आते हुए फंस जाती हैं, एक बंदे ने किया होता है और वो बड़े आराम से खड़ा हो जाता है कि जी मैंने गलती कर दी, मेरे से जो मर्जी कर ले। तो बताने का सारा मकसद ये है कि सारी की सारी सोसाइटी पूरी और हुकूमती इदारे और पुलिस सबको इकट्ठे अच्छा काम करना है। जब अच्छा काम करेंगे तो हमारा इमेज बेहतर होगा, हादसात की तादाद कम होगी, हमारे ये जो हिकअप्स आते हैं ट्रैफिक में, जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स कम होंगी और ओवरऑल सबका टाइम भी बचेगा और सबकी ज़िंदगी बचेगी। और दूसरा सर, हमने देखा है कि ई चालान का जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया है, तो इस टेक्नोलॉजी से हमें कितना फ़ायदा होगा? देखिए, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो माशी नुकसान हुआ 100, 200, 400, 500 रुपए का वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद शहरी को लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, उनको फौरी तौर पे चालान जमा कराने की सहूलत है। सहूलतें देने का मकसद ये है कि हम उनको कहें कि देखें, हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद आपको एजुकेट करना है, हमारा मकसद आपको ये बताना है कि ट्रैफिक लॉज की पासदारी करना हमारे ऊपर फर्ज है। तो क्या आपको लगता है कि इस ई चालान की वजह से लोग कर रहे हैं क़वानीन की पासदारी? बहुत बेहतरी आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि हम स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं। हर रोज़ाना ट्रैफिक पुलिस कम से कम ये कर रही है कि एक स्टेप आगे की तरफ जा रहे हैं। हम पीछे की तरफ नहीं जा रहे, आगे की तरफ जा रहे हैं। मजीद हम इनिशिएटिव्स लेके आएंगे आईटी के हवाले से, जिससे शहरियों को मजीद सहूलतें मिलेंगी। और दूसरा सर, शहरी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि ट्रैफिक लाइसेंस बनवाना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल मरहला होता है उनके लिए, जबकि उसका टेस्ट जो है वो भी गैर मंतकी होता है। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गैर मंतकी नहीं है, ये भी एक बिल्कुल गलत परसेप्शन है। मैंने अपने जो स्टाफ है उसको ये कहा है कि हम किसी ऐसे बंदे को जिसको ड्राइविंग नहीं आती, ठीक है, उसको हम लाइसेंस नहीं देंगे। सिंपलेस्ट टेस्ट है, पूरा का पूरा जो पूरा सिस्टम है जो स्टेप 1 से लेके लास्ट तक है वो सारा का सारा रिकॉर्डेड है। उसमें अगर किसी को एतराज़ है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, वो सीटीओ के पास आए, बताए कि जी मैं तो बड़ा अच्छा गाड़ी चला रहा था और इन्होंने मेरे से एक सादा सा टेस्ट है जिसमें एल शेप का एक पैसेज बना हुआ है जिसमें सीधा जाना है उस एल शेप में और उसी एल शेप में वापस आना है। ठीक है। मतलब हम ये कर रहे हैं कि फॉरवर्ड जाना है और उसी रास्ते पे बैकवर्ड आना है और आपने कोन को टच नहीं करनी, जो 12 फुट के फासले पड़ी हुई है। आप गाड़ी जिस टाइप एंड मेक देख लें उसका और 12 फुट का आप देख लें फासला, उसमें गाड़ी अगर उसमें गाड़ी नहीं चला सकता, ठीक है, तो इसका मतलब है रोड पे नहीं चला सकता। रोड की जो लेन है उससे काफ़ी कम है। तो हम तो ये सिंपलेस्ट वे में कर रहे हैं और वो भी हमने पूरा रिकॉर्डेड रखा हुआ है। और हम तो ये कर रहे हैं कि फॉर्म तक हम उससे प्रिंट करवा के दे रहे हैं शहरियों को, उसके पैसे भी ना देने पड़े और हम उनको जो सरकारी फीस है उसके अलावा एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े। और मैं एक और चीज़ की निशानदेही आपको यहाँ करना चाहूँगा लाजमी। लोग कहते हैं कि बहुत जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारी जो टोटल कैपेसिटी है इस वक्त जो हम लाइसेंसेस बना सकते हैं वो 4000 के करीब बना सकते हैं डेली के हिसाब से, हमारी कैपेसिटी है, और हम 2000 के करीब बना रहे हैं। अच्छा। यानी हमारे पास एप्लीकेंट्स कम है और हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है। हाँ। तो वो ये है कि बस एक जो जनरल बात है, आप किसी से पूछें तो वो कहेंगे हाँ जी बड़ी मुश्किल होती है, हालांकि उसने खुद नहीं बनवाया होता। अच्छा,
मतलब वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जो है वो कान धर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, जिस तरह हम बाकी इदारों में देखते हैं लोगों को वीकली ऑफ्स मिलते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, जो तो क्या ट्रैफिक वार्डन्स को भी वीकली ऑफ मिलती है? जी, हमारा ड्यूटी आवर्स के लिए देखिए हर वार्डन को 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है। उसको 1 महीने में कम से कम 4 छुट्टियां मिलती हैं। अच्छा। उसको साल में 1 दफ़ा हम अर्न लीव देते हैं, जिसकी जो 14 दिन से लेके 1 महीने तक उसको एक्सकर्शन कर लें आप, उसको कह लें कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सके, कहीं फिरने जा सके, कोई ज़रूरी काम है जो वो 1 साल में नहीं कर सका वो कर सके, ये दोनों चीज़ें कर सके। इसके अलावा हम खुदा न खासा इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको लाजमी लीव देते हैं। तो ये है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम नहीं। जाहिर है वेदर कंडीशन का कुछ नहीं कर सकता सीटीओ, लेकिन ये है कि जितना कंफर्टेबल कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी लाहौर में, बिल्कुल हमने 3 टाइम ठंडा शरबत पिलाते हैं अपने वार्डन्स को, उनको छतरियाँ दी हैं, उनको फ्लास्क दिए हैं जिसमें 6 घंटे पानी ठंडा रह सकता है, और हम यही करते हैं कि जब उनकी बोतल खाली हो जाती है तो उनको हम शरबत से फिर भर देते हैं ताकि उनका ग्लूकोज लेवल ठीक रहे, शहरियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, गर्मी से बचे रहे, उनकी सेहत ठीक। बिल्कुल ऐसे ही है सर, जितनी गर्मी हमें लगती है हम अंदर बैठ के इतना काम नहीं कर पाते गर्मी की वजह से, तो जो वार्डन सड़कों पर खड़े होते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो हमारा भी एज एन शहरी हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी भी जिम्मेदारियां निभाएं। सैयद मुंतज़र बहती साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं, और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है जनाब कि अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ उठाएँ और उनको सर अंजाम दें। अगर आप सड़क पर भी निकलते हैं तो कवानीन की पासदारी करें, अगर चालान आपका कट जाता है तो किसी की सिफारिश करने के बजाय पैसे दें ताकि आप अच्छे शहरी और कारआमद शहरी बन सकें। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब इस बात में कोई शक नहीं है कि हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां सेहतमंद अफराद को भी जिंदगी के बुनियादी हकूक हासिल नहीं है। सुबह उठते हैं तो हमें भूख का एहसास होता है, और अभी भी सुबह सुबह है और दिल करता है कि कुछ खा लें। ऐसे में ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता करना आपके जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करते हुए दिन भर तवानाई बख्शता है आपको। नाश्ता दिन की सबसे अहम और सेहत और तवानाई के लिए लाजमी खुराक है। मेडिकल साइंस इसके बेशुमार फ़वाइद दरियाफ्त कर चुकी है। कहा जाता है कि नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए। अगर आपका अपनी पसंद का नाश्ता बगैर मेहनत के बनाया जाए, मिल जाए आपको, तो क्या ही बात है। और अगर आप लाहौरी हैं और खाने पीने के शौकीन हैं, और अगर आपको तगड़ा लाहौरी नाश्ता आपकी दहलीज पर मिल जाए, तो जनाब मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। वैसे भी स्टार्टअप्स का दौर है और नौजवान मुनफरिद आइडियाज़ के साथ स्टार्टअप्स शुरू करते रहते हैं, और ख़ास तौर पर कोरोना वबा के दौरान ख़वातीन की बड़ी तादाद ने ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू किए हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो एक अपना स्टार्टअप रन कर रही हैं, जो शहरियों को उनकी पसंद का नाश्ता उनकी दहलीज पर मुहैया करते हैं। उन्हें ये ख्याल कैसे आया, ये स्टार्टअप कैसे शुरू हुआ और कैसे काम कर रहा है, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा निदा जाफरी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। निदा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, कैसी हैं आप? निदा, ये आपको नाश्ता ऐप आपने बनाई है, कैसे ख्याल आया, क्या इसके पीछे का विजन क्या था? अच्छा, नाश्ता क्योंकि आई वाज वर्किंग, और वीकेंड पे एक बहुत बड़ा मरहला होता है कि क्या खाया जाए, बिकॉज वो आप ब्रेड अंडे से बोर हो चुके होते हैं रोज खा खा के, और जो भी लाहौरी है उसकी तो घुट्टी में है ना पाए और निहारियाँ और हलवा पूरी। सो मैं एक्चुअली एक ऐसा कन्वीनियंस बिजनेस बनाना चाहती थी जो कि लोगों के डोर स्टेप पर उनको वो कन्वीनियंस इन अ वेरी हाइजीनिक वे प्रोवाइड करे। ठीक है। एक मुद्दत गुजर गई थी कि मैंने पाए नहीं खाए थे, क्योंकि मैंने कोई वीडियो देख ली थी ऐसी कि आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट एंड बाइंग एंड देन। ठीक है। सो मैंने जब ये आइडिया इनिशिएट किया तो इसका पर्पस ये था दैट हाइजीन एंड क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नाश्ते वाले इज द ओनली वन क्लाउड किचन जो कि हैसब
और ISO 9001 सर्टिफाइड भी है। ठीक है। एंड इसका मतलब है वी हैव कंप्लीट कमांड कि हमने अपनी क्वालिटी एश्योरेंस को कैसे करना। सो पर्पस ये था, 2 रीजंस। एक, मुझे वेडिंग ब्रेकफास्ट में आना था। शादी के बाद का वो जो एक दुल्हन का नाश्ता है, वो हमारा कल्चर है। There was no proper space जहाँ पे आप ऑर्डर करें और एक ही जगह से सारी चीजें मिल जाएं। और फिर वो जो मिलती भी थी तो शॉपिंग बैग्स में मिलती थी, पूरियां यूं आप लिज सब लेके आते। सो मैं क्योंकि पॉटरी करती थी, तो क्ले पॉट मेरा बहुत बड़ा इश्क है। सो मैंने ये आइडिया यूं जनरेट किया था कि हम क्ले पॉट में खाने को डिलीवर किया करेंगे। एक तो वो हॉट रहेगा जब तक वो आप तक पहुंचेगा, मट्टी का बर्तन रिवाइव होएगा। किसी हद तक उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना भी एक आइडिया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसकी पैकेजिंग, इट शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। तो जब मैंने पहली बार एक प्रोटोटाइप किया, मैंने कुछ नाश्ता बनवाया एंड आई गिफ्टेड टू माई फ्रेंड्स, और हर जगह से फोन आना शुरू हो गया कि कहाँ से मंगाया, कहाँ से मंगाया। तो मैं बोला मंगाया तो कहीं से नहीं है, आई जस्ट बिल्ट इट एंड people like taste and everything, because जब एक चीज आप overnight बनाते हैं, जाहिर है जैसे हमारी अम्मियाँ और दादियाँ बनाती थी जैसे, और कुकर में बनी हुई एक चीज का जमीन आसमान का फर्क था। तो आई थिंक विद इन द फर्स्ट वीक एक फ्रेंड की बहन की शादी हो रही थी। ठीक है। तो पहला ऑर्डर आ गया वेडिंग ब्रेकफास्ट का, और मैंने टोकरे मंगाए और बहुत ही फेस्टिव सी पैकिंग की और वो भेज दिया। लक्स वर्क, वो फैमिली इंग्लैंड से आई हुई थी। अच्छा। उन्होंने तो पहले, आप सोच भी नहीं पाते ना कि पूरी कोई क्लिंग में भेजेगा, और फिर वो बहुत, पैकेजिंग इज माय स्ट्रेंथ एक्चुअली। तो बस ये रास्ते वाला वहाँ से शुरू हो गया। फिर हमने वेडिंग ब्रेकफास्ट को अपना USP रखा, और ग्रेजुअली हमने वीकेंड के ऊपर नाश्ता डिलीवर करना शुरू किया। बिकॉज आई वाज वर्किंग कमर्शियली विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन। 5 दिन मैं काम करती थी और 2 दिन मैं ये करती थी। 2 महीने बाद मुझे समझ आ गई थी कि जिंदा रहने के लिए कोई एक काम करना exactly. किसी एक किनारे पे आपको लगने की जरूरत है। फिर मैंने अपनी जॉब रिजाइन की एंड आई आस्क माय हस्बैंड कि मेरा ख्याल है क्योंकि ये तो समझ आ गई थी कि इतने पैसे तो नहीं आएंगे जितने आते हैं। तो मैंने उससे बोला भाई फाइनेंशियल एंड तुम संभालो और लेट मी एक्सपेरिमेंट दिस। When I started, it was with no capital investment. ठीक है। यानी होता है ना, मैं 5 लाख, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो 4-5 लाख रुपया जो मैंने टर्की जाना था छुट्टी पे। ठीक है। सो मेरे बच्चे क्योंकि साल बाद इंतजार कर रहे होते हैं कि हमने अब जाना है छुट्टी पे, तो मैंने अपनी मियाँ को ये शेयर किया कि यार मेरा ख्याल है ये वाले पैसे मैं इन्वेस्ट करने लगी हूँ। आई एम गोइंग टू बाई ऑल दीज मटीरियल्स बिकॉज मुझे बड़े चूल्हे चाहिए थे, मुझे देच के चाहिए थे। हमने वो सारी परचेज की, 2-3 बंदे हायर किए। अपेरेंटली लोगों को लगता है आई डोंट कुक माई सेल्फ, आई एम अ वेरी गुड फूडी। अच्छा। जब मेरा मीटर घूमता है तो मैं बहुत आला पका भी लेती हूँ। अच्छा, जो मर्जी खुद पकाती हैं आप? मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे कुक्स, मेरी अम्मी मुझे लेबॉर्ट्री कहती हैं एक्चुअली। शी बिलीव के, तो मैं ये बता देती हूँ कि 15 मिनट अदरक लहसुन को और भुनना चाहिए था। तो रिजल्ट ये निकलता। So my cook believe, सिर्फ टेस्ट करके मैं सूंघ के बता देती। अच्छा। I go to the, because it's my practice now. It's been 3 years. I'm doing it every day. So मैंने फिर जब ब्रेकफास्ट शुरू किया तो वो ऐसे किया। फिर हमने जब लोगों को भेजना शुरू किया तो मुझे ऐसे समझ में आ गया कि मेरा जो क्लाइंटेल है वो मोर टूवर्ड डिफेंस था। अच्छा। और मोर टूवर्ड अस्करी था। ठीक है। और मेरा किचन में ऑपरेट करती थी जौहर टाउन से। सो बिग चैलेंज ये था कि जितने भी कमर्शियली डिलीवरी सर्विसेज वाले थे वो ये कहते थे कि आप कहती हैं ये हांडी लेके जाओ शोरबे की, ये हम हॉट बॉक्स में रखेंगे गिरेगी। तो मुझे एक और बी कंपनी डेवलप करनी पड़ी जो कि मेरी राइडिंग कंपनी थी। ठीक है। तो मैंने अपने राइडर्स को ट्रेन किया कि जान जाए कि हांडी ना जाए। हाँ। फिर आपने वो भी एक कंपनी बनाई? फिर वो मैंने दूसरी कंपनी बनाई। फिर मैंने अपने राइडर्स इंडोर रखे, आई ट्रेन देम अकॉर्डिंगली। और आज तक आई हैव 30,000 followers on Facebook. Okay. I have a big, huge number of audience on Insta. Not even a single time it happened कि delivery spoil हुई हो. अच्छा. Not even a single time. अच्छा. So बस जब सुबह मैं उठती हूँ, yes, delivery करने के लिए I have to wake up like 4 o'clock in the morning. ठीक है. Deliveries get ready at 6 o'clock. 7 बजे 8 बजे हम अपनी dispatching शुरू करते हैं। पहला खाना 9 बजे घंटी बज के आपके घर पहुंच जाता है। अब उसको प्लान करते हैं, किसी का 11 बजे होता है, किसी का 12 बजे होता है। सो दैट्स हाउ हम डिलीवरेंस करते हैं। और फिर हम शुरू में तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी, इंतज़ार करी होती थी अल्लाह पसंद आ जाए, ये हो जाए। फिर जब वो कोई भी, आपको भी मैं इंशाल्लाह आई विल सेंड यू समडे, वो जब आप खोलते हैं ना, आपको लगता है कि कई बार क्लाइंट्स ने अपने गेट पे ये कह दिया
कि यार ये खाना नहीं आया होगा, ऐसे किसी ने मेहंदी दा टोकरा इधर आ गया वापस। अच्छा इट्स दैट फेस्टिव। तो निदा ज्यादा डिमांड क्या आती है नाश्ते में, मतलब ब्रेकफास्ट जो वेडिंग ब्रेकफास्ट के अलावा लोग क्या डिमांड करते हैं? मेरा ये ख्याल था कि पीपल विल बी, इट्स अ बिग चैलेंज, क्या लोग ये खाएंगे? एग्जैक्टली। लाहौर शहर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। आई गॉट ईमेल्स अक्रॉस पाकिस्तान, व्हेन यू आर कमिंग टू कराची, व्हेन यू आर कमिंग टू इस्लामाबाद, पूरी हलवा इज अ मैचलेस प्रोडक्ट। कहीं पर जब मर्जी शुरू कर दो खा जाते हैं। एग्जैक्टली। हलवा पूरी के साथ मेरे भटूरे आर माई वेरी की प्रोडक्ट दिन के किसी भी हिस्से में। बात सिर्फ एक ही है कि जब आप गुड क्वालिटी में चीज को बनाते हैं, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेगनेंस, उसका अरोमा आपको ये बता रहा होता है कि भाई ये सेफ है। सो 80% ऑफ मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स, मगर जो 50-50 साल से निहारी बना रहे हैं उनके सामने कौन मेरी निहारी खाएगा? पता नहीं वैसी बनेगी भी कि नहीं। पर जो क्लाइंट फीडबैक है वो ये है कि निदा योर टेस्ट इज डैम गुड बट द क्वालिटी इज मैचलेस। तो दैट वाज अ स्ट्रेंथ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब मैंने प्राइस चार्ट्स बनाए अपने, मुझे लगता था अच्छा, आई ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड अ ब्रांड। ठीक है। मुझे कभी भी एक सिंपल होम बेस नहीं था बनना, मुझे एक कंपनी खड़ी करनी थी और मुझे उस कंपनी का एक कंपनी इमेज देना था कि मैं कल को नहीं भी हूँ तो यू नो पीपल शुड नो। तो कल एक फ्रेंड का फोन आया तो उसने कहा कि यार तुम निदा को जानते हो? तो उसने कहा नहीं यार। तो उसने कहा तुम नाश्ते वाले को जानते हो? हाँ, नाश्ते वाला मैंने सुना है। अच्छा। तो दैट वाज अ अचीवमेंट फॉर मी एक्चुअली, कि द ब्रांड शुड बी द फेस एंड पीपल शुड नो यू विद दैट लोगो एंड विद दैट क्वालिटी। सो जो आप सवाल पहले भी कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर को एक्चुअली सेल्फ प्रेजेंस से ज़्यादा ब्रांड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होनी चाहिए। तो निदा, आप नौकरी भी आपने की है जैसे आपने बताया है, तो नौकरी करना और अपना बिजनेस करना कैसी फीलिंग है? दोनों में डिफरेंशिएट अगर देखिए, अगर आपको अकम्पलिशमेंट की आदत है, यू वांट टू बी समथिंग। मैंने जब नौकरी भी की तो आई वाज बॉस ऑफ माय ओन। अच्छा। मैं आकर जाती थी कि ये मैंने यूं करना है, करना है तो करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है। मगर क्योंकि मुझे परफेक्शनिस्ट का कीड़ा था, मतलब मुझे अगर ये जगह बना डिजाइन करनी है, आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द आर्ट्स, सो माय प्रिंसिपल वाज इन लव विद माय वर्क कि शी ऑलवेज अलाउ मी। एक दफा उन्होंने मुझे कह दिया कि मैंने उनको जाके कहा कि सब कहते हैं कि आपकी इजाजत के बगैर ये नहीं होना, तो उन्होंने मुझे ये जुमला बोल दिया। उन्होंने कहा देखो मुझे गधा घोड़ा पहचानना आता है, तुम जाओ करो जो करना। अच्छा। सो दैट वाज लाइक अचीवमेंट फॉर मी कि वो बहुत सख्त बॉस थी। सो वहाँ से मुझे ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस भी मिला कि भाई करो जो करना है। और एक चीज़ मैंने देखा, चैलेंज था मार्केट में कि क्ले पॉट को हम लेके लोगों के घर नहीं जाएंगे, ये बह जाएगा, ये गिर जाएगा। एक ऑप्शन ये थी लोग क्या कहेंगे कि मिट्टी के बर्तन में लेकर नो, इट वाज अ अचीवमेंट। अगर आपका एक प्लास्टिक कंटेनर, आई एम एंटी प्लास्टिक एक्चुअली, आई प्रेफर नॉट टू गो विद द प्लास्टिक। मगर मेरा सवाल ये था कि भाई चैलेंज मुश्किल जरूर है, मगर आज आप फेसबुक खोल के देखें, मैं 3 साल 4 साल पुरानी बात कर रही हूँ, आप फेसबुक खोल के देखें, एवरी ब्रांड इज सर्विंग इन क्ले पॉट। हर बंदे का ब्रांड जो है ना क्ले। तो मुझे इसकी खुशी होती है, दैट वाज द पर्पस ऑफ माइंड, कि मिट्टी के बर्तन की तरफ वापस आए। मेरी एक क्लाइंट है, उसके पास मेरा इतना बर्तन डिलीवरी में गया हुआ है कि एक दिन उसने अपने घर पर डिनर किया और डिनर का टाइटल रखा क्रॉकरी बाय नाश्ते वाले। आई वाज लाइक वाह, तुमने मेरे इतने बर्तन इकट्ठे किए हुए। सो फर्क पड़ता है, आप जब खड़े हो जाते हैं नेक नियति से कुछ भी करने के लिए, तो चीज़ें रजिस्टर होना शुरू हो जाती हैं अगर आपका विजन राइट है। और मैं ये जानना चाहूँगी निदा कि पाकिस्तान में अपना बिजनेस करना कितना मुश्किल है? अब 3 साल हो गए हैं, आई डोंट हैड एनी हॉलीडे। 3 साल हो गए हैं, मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की। 3 साल हो गए हैं कि पिछले 3 दिन से मेरी ये आँख में दर्द है। और साथ में मैंने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया। एक्चुअली मैंने अपनी फैसलाबाद के लिए पहली फ्रेंचाइज लॉक कर दी है, कल रात उसकी डील। ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं था डॉक्टर पे जाने का। सो पॉइंट ये है कि अपना बिजनेस, मैं सो ही नहीं सकती। माई बिजनेस गॉट सिलेक्टेड एज टॉप 25 वुमेन ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड वुमेन इन टेक, क्योंकि मैं अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक प्रोजेक्ट पिच की हूँ। आई गॉट सिलेक्टेड एज वन ऑफ 5 लोग सिलेक्ट हुए थे पूरे पाकिस्तान में से डिजिटल टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के ऊपर बाय USAID। ठीक है। सो आई एम द फर्स्ट रिकॉर्डिंग पर्सन जिसकी वो रिकॉर्डिंग की गई। पाकिस्तान में
किसी विमेन एंटरप्रेन्योर के पास ISO की सर्टिफिकेशन नहीं है, हैसअप की सर्टिफिकेशन नहीं है। ये बहुत कमर्शियल किचन्स डिमांड करते हैं, क्योंकि इसके पीछे आप समझे इतनी इतनी मोटी किताबें हमने बनाई है अपनी एक रेसिपी को लॉक करने की। अब एंटरप्रेन्योर का एम क्या है, उसको बनना क्या है, ये तो उस एंटरप्रेन्योर का मसला है। बिल्कुल। मेरी जो सजेशन लोगों को होती है वो ये होती है, इट्स नॉट जस्ट मनी मेकिंग, पैसे आना शुरू हो जाते हैं, बट जो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, उसके लिए पहले एक विजन बनाए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, कि भाई मैं पहुंचना कैसे है। 3 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, मुझे ये भी नहीं पता था ये 15 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, पर फिर पहले दिन से बैठ के लेकिन आपका पैशन था ना, तो आप उसमें लगी रही। आप समझे, मैंने MBA कर लिया ऑलमोस्ट, को 3-4 किस्म के, फाइनेंस का भी, तो मार्केटिंग का भी, तो सारे काम कराने के लिए काम को समझना बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा हम देख रहे हैं निदा कि कोरोना बहुत ज़्यादा आ चुका है, हमारे सर पे मुसल्लत हो गया है, तो कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ? मेरा बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। कोरोना एक ऐसा टाइम पीरियड था जब एकदम से मुझे रातों रात पता चला ऑफिस के ऑर्डर्स रुक गए हैं। जब हमने वीकेंड ब्रेकफास्ट शुरू किया तो उसके बाद अब मैंने जब जॉब छोड़ी तो मैं कॉर्पोरेट लंच में आ गई। ठीक है। मैंने कॉर्पोरेट को फॉर्मली, आई वर्क विद बिग कंपनीज, सो मैंने उनके साथ कॉर्पोरेट का काम शुरू किया। तो एकदम से कोरोना आ गया जी, ऑफिस बंद हो गए। मेरे सारे स्टाफ को ये समझ आ गई थी कि बीबी का छोटा सा सेटअप है, अब ये हमें एक्सक्यूज कर लेंगी। सो अभी आप समझिए 3 तारीख को हमने अपनी परचेज की थी, 5 तारीख को लॉकडाउन शॉकडाउन की आवाज़ें आना शुरू हो गई। सो मैंने उनसे कहा कि यार जितना खाना पड़ा है ना, तुम लोग खाना पकाओ, आज हम ना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। मैंने वो खाना बनवाया, बॉक्सेस पैक किए, मैं और मेरे मियाँ गाड़ी में बैठे और हम बाहर चले गए वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने। मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि शहर तो बंद है, क्योंकि मैं तो 5-7 दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकली थी, वो सुन के डर डर के। मैंने अगले दिन सर्विसेज हॉस्पिटल में एक बंदे को फोन किया कि मुझे बताएं पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं एज ए लेमैन ये समझती थी कि आपको 5-6 दिन की वबा आई है और इसको हमने जज्बाती होकर देखना। सो मैंने उनसे कहा कि आपके पास कितने पेशेंट्स हैं? उनका 22। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा अगर इनको कैसा खाना चाहिए? उसने कहा इनको हाई प्रोटीन मील चाहिए। सो मैंने कहा अच्छा कल से डॉक्टर साहब आई विल नॉट चार्ज, मगर मैं इनको हाई प्रोटीन मील मैं भेजा करूँ। ठीक है। मुझे नहीं पता था वो गरीब है, वो अमीर है, वो डॉक्टर है, वो कौन है। मैंने बहुत खूबसूरत 20 डब्बे पैक किए, क्लिंग श्लिंग नॉट शॉट बांधी, क्योंकि मुझे ये समझ आ गई थी कि जो खाना उनको भेजना है उसके बाद उन बर्तनों को डिस्कार्ड करना। एग्जैक्टली। वो जब 20 खाने गए तो जो जिनको खाना गया उनके पास 2 ऑप्शन थी कि आप ये खाना खा लेंगे, तोहफे में आया, और एक खाना हॉस्पिटल वाले भी अपनी तरफ से अच्छा दे रहे थे। तो लोगों ने रिफ्यूज करना शुरू कर दिया कि नहीं हमने वो खाना खाना है वो जो वो भेजती हैं। अच्छा। अगले दिन लोग 40 हुए, 80 हुए, 100 हुए। सो हम उनको खाना भेजते रहे, पता नहीं कौन सी गैबी मदद हो रही थी, वी वर नॉट चार्जिंग। मगर कोविड में मैंने एक ऐसी सर्विस शुरू कर दी, दैट वाज अ कॉन्टेक्ट लेस डिलीवरी। ठीक है। जहाँ किसी को कोविड हो रहा था वो हमें कांटेक्ट करते थे, हम उन्हें बाकायदा हाई प्रोटीन मील उनके घर पहुँचाते थे, और जो बिजनेस एक्चुअली रुका खड़ा था वो अपने रिकॉर्ड सेल्स करना शुरू हो गया। अच्छा। So that's how we survive in corona. You should have a vision, काम करना कैसे। बिल्कुल ऐसे ही आपका विजन होना चाहिए, आपकी पैशन होना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, तो फिर आप वो कर निकलते हैं, उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। सैयदा निदा जाफरी हमारे साथ मौजूद थी, एंटरप्रेन्योर है। निदा बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई हैं और आपने अपने बारे में बताया, हमें मोटिवेशन मिली है कि हम कुछ भी कर सकते हैं घर में बैठकर। जो बहुत लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या हमें एक सेटअप चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, कुछ करने की लगन होनी चाहिए, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।